नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवेल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज है। इसमें हम आज बात करेंगे बिम्स्टेक और सार्क के बारे में। ये इस सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। मेंबर कंट्री इसमें 8 हैं। मुख्यालय इसका नेपाल के काठमांडू में है। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो यह है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें से अफगानिस्तान जो है इसमें सार्क में 2005 में शामिल हुआ था। स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो यह हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। इसी दिन यानी कि 8 दिसंबर को ही सार्क दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, ये सार्क जो टोटल कंट्री है सार्क की, ये वर्ल्ड की जो है वर्ल्ड के 3% एरिया को कवर करते हैं, जिसमें कि विश्व भर की 21% पॉपुलेशन रहती है। तो देखिए कितना अंतर है। और वर्ल्ड जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? यह है 3.8%। नेपाल के काठमांडू में ही इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट सचिवालय भी है। कहाँ पे? यह दोनों नेपाल के काठमांडू में। सचिवालय 1987 में बना था। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से। ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? तो यह है 9। ठीक, कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, एक यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप है। ठीक, यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि एक ग्रुप भी इसका सदस्य है क्या? तो हाँ भैया, एक ग्रुप भी इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, सदस्य नहीं ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, इसकी जो शिखर समिट होती है यह जो है वो एनुअल बेसिस पे होती है। मतलब हर साल इसकी शिखर समिट आयोजित की जाती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नियम में बनाया गया है, होती नहीं है। रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है। जैसे लास्ट इसका शिखर सम्मेलन हुआ था 2014 में नेपाल के 2014 में हुआ था इसका लास्ट शिखर सम्मेलन। अगला शिखर सम्मेलन जो है 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, लेकिन उसी बीच जो है पाकिस्तान द्वारा उरी अटैक करवाया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा उरी अटैक हुआ। उसके बाद से ही इसकी बैठकें निरस्त चल रही हैं। अभी तक बैठक नहीं हुई है कोई भी इसकी फिजिकली बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण जो है एक डिजिटल बैठक हुई है इसकी 15 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जो है एक सार्क इमरजेंसी फंड की भी घोषणा की गई। सार्क इमरजेंसी फंड की घोषणा की गई, जिसमें भारत ने अपनी तरफ से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग राज्य प्रदान किया है। होगा क्या इस इमरजेंसी फंड का? तो इस इमरजेंसी फंड का चूँकि कोविड-19 के टाइम में आया है, तो कोविड-19 से संबंधित इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जैसे पीपीई किट वगैरह, पीपीई किट, टेस्टिंग किट आदि, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा सार्क के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। एक और चीज़ है कि जैसे इसके महासचिव जो होते हैं सार्क के, ये जो है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। इनको चुना कैसे जाता है? तो ये सार्क के कंट्रीज हैं, ये अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चुनते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे अफ़गानिस्तान का नाम पहले आया, तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान द्वारा 3 साल के लिए चुना जाएगा इसके महासचिव को। उसके बाद बांग्लादेश का नाम आता है, तो बांग्लादेश द्वारा इसके महासचिव चुना जाएगा। फिर भूटान का नंबर आता है, भूटान का BH है, बांग्लादेश का BA है, तो बी के बाद A पहले आता है इंग्लिश में। उसके बाद B के बाद H आता है,
इसी क्रम में अन्य राष्ट्र जो है इसके महासचिवों को चुनते हैं। कितने साल का इनका कार्यकाल होता है इनके महासचिवों का? तो यह कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए। और सार्क में एक सार्क यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। यह कहाँ पे है? ये देखिए, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इसका नाम है। यह जो है भारत में स्थित है। कहाँ पे? तो भारत में। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो भारत में। यहाँ देखिए, ये 15 मार्च को जो अभी कोविड-19 के कारण मोदी जी के आह्वान पर डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी की ये इमेज है। ठीक, इसी में जो है कोविड ने सार्क इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल भी है। इसका काम क्या है? जैसे सभी आर्बिट्रेशन काउंसिल का काम होता है विवादों को निपटाना। ठीक, ट्रेड डिस्प्यूट जो होता है बिजनेस को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के, तो सभी के नहीं, सदस्य राष्ट्र जितने इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके बीच जो है जो विवाद होता है, ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह हो गया, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट को या इंडस्ट्रियल को लेकर के भी अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो इनके द्वारा, यह सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल के द्वारा निपटाया जाता है ऐसे विवादों को। मुख्यालय इसका सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है? तो यह है पाकिस्तान में। कहाँ गया पाकिस्तान? ये पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल का, न कि सार्क का। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह नेपाल के काठमांडू में है। इसके अलावा एक सार्क डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है। ठीक, ये इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इमरजेंसी फंड तो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया, पहले ही बना दिया गया था एक सार्क डेवलपमेंट फंड। यह जो है सोशल सेक्टर के लिए सोशल सेक्टर के क्षेत्र में काम करने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब मेन फोकस सोशल सेक्टर को लेकर के था, जैसे कि गरीबी को हटाने के लिए, साथ ही साथ उन राष्ट्रों में और अन्य विकास के कार्यों के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा। एक इनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। उसके पहले बात करते हैं साप्टा के बारे में। किसके बारे में? साप्टा है क्या ये साप्टा? तो यह है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, जो सदस्य राष्ट्र हैं यह एक दूसरे को व्यापार के लिए प्रेफरेंस देंगे ताकि इनके बीच जो है व्यापार बढ़ा रहे, जो ट्रेड होता है इनके बीच वह सरप्लस में जाए और ज़्यादा इनके बीच ट्रेड हो। इसीलिए यह साप्टा साइन हुआ था 1995 में। इसके अलावा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ जिसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी जो गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इनको इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हुआ क्या है? तो इसमें हुआ है जो इसके मेंबर राष्ट्र हैं इनके बीच जो है जो भी गुड्स का व्यापार होगा या ट्रेड होगा गुड्स का, उस पर कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क जो लगता है उसे कम किया जाएगा या फिर न्यूनतम रखा जाएगा अथवा छूट दे दी जाएगी। ठीक है, यह साफ्टा यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो यह हुआ था 2016 में। हालांकि इसके पहले एक बार 2006 में भी इस तरह का एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन चूँकि इस क्षेत्र में, इस ग्रुप में जो है भारत और पाकिस्तान जो दो की बड़े राष्ट्र हैं इनके बीच हमेशा विवाद बना रहता है। ठीक, सीमा को लेकर के विवाद हमेशा बना रहता है। यह एक दूसरे को शत्रु राष्ट्र मानते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती सार्क ऑर्गेनाइजेशन, और बार बार बात की जाती है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इसके जो है अप्रासंगिकता के बारे में। मतलब हाँ भैया यह जो है ख़त्म हो गई है, कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसी ऐसी बातें इसके बारे में की जाती हैं। ठीक है, मीटिंग अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज होती है तो वह एनुअल मीटिंग होती है, न कि बाई एनुअल। ठीक, प्रतिवर्ष वार्षिक आधार पर। और क्या जब से यह स्थापना हुई तब से लगातार वार्षिक आधार पर मीटिंग हुई? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका जवाब होगा आपका नहीं।
ठीक, बीच बीच में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है नहीं हुई है कोई फिक्स नहीं रहा है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देख लेते हैं यह क्या है। यह है बिम्स्टेक के बारे में। पूरा नाम क्या है बिम्स्टेक का? तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट, यहाँ देखिए ऐसे नहीं, बिम्स्टेक पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, पेन बदल दिया जाए क्या? सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो मेंबर कंट्री इसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। यहाँ देखिए अच्छे से याद होगा, मैप के साथ देखिए। इंडिया 1, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, थाईलैंड 6 और श्रीलंका 7। तो टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं इसमें? बिम्स्टेक में टोटल मेंबर कंट्रीज की संख्या 7 है। ठीक है, पेन मैं बदल ही लेता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक बना था 1997 में। ठीक, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसके तहत? तो बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इस सदस्य राष्ट्रों की बात कर ली गई। हालांकि देखिए जो सदस्य कंट्रीज हैं इसमें शुरुआत में 1997 में सबसे पहले यह जो है 4 देशों के द्वारा साइन किया गया, 4 देशों के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम था उनका? BI, इसका नाम भी तब अलग था, BIST, यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में 1997 में ही इसमें म्यांमार शामिल हो गया और इसका नाम बदल करके BIMST इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया है, जो कि बाद में 2004 में नेपाल और कौन बचा आप बताइए? नेपाल और भूटान। 2004 में नेपाल और भूटान इसमें शामिल हो गए। फिर इसका नाम फाइनली बिम्स्टेक पड़ गया। क्या पड़ गया? बिम्स्टेक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर और सचिवालय कहाँ पे है? तो यह है बांग्लादेश के ढाका में। यहाँ देखिए बांग्लादेश में इसका सचिवालय या सेक्रेटरीट है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि इसमें जो है 5 साउथ एशियन कंट्रीज हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, मान लीजिए ऐसे आ जाए कि इसमें 5 साउथ एशियन कंट्रीज प्लस 2 अन्य राष्ट्र हैं, तो हाँ भैया ऐसा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। 5 साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, प्लस 2 अन्य राष्ट्र कौन कौन से? आसियान के राष्ट्र कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। ऐसे भी स्टेटमेंट आ जाएगा तो अब हम उसे सही से कर लेंगे। ठीक है, हाँ इसमें भी वही
बिम्स्टेक की सार्क की तरह इसकी भी बैठकें जो है लगातार नहीं होती। 20 साल हो गया इस संगठन को बने, और इसमें अब तक इसकी मीटिंग कितनी हुई है, तो 4 बैठकें हुई हैं बिम्स्टेक की। कितनी? 4। जबकि बनाया गया था कि इसकी मीटिंग बाई एनुअल यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसकी एक शिखर सम्मेलन होगी, लेकिन नहीं हुआ है। 2 वर्ष शिखर सम्मेलन और उसके अलावा सॉरी प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल पर यानी कि वार्षिक आधार पर एक मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, मीटिंग में रेगुलरिटी का अभाव देखने को मिलता है सार्क और बिम्स्टेक दोनों में। ठीक, रेगुलरिटी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, यह जो है वैश्विक आबादी का यानी कि टोटल वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का यहाँ पे इन सार्क कंट्रीज़ में लगभग 22% रहता है। ठीक, और जो वर्ल्ड का टोटल ट्रेड होता है उसमें से 1/4 कितना, तो 1/4 बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से होते हुए होता है, जितना भी वर्ल्ड का टोटल ट्रेड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है कलादान प्रोजेक्ट, जो कि भारत और म्यांमार के बीच है। कौन सा प्रोजेक्ट? कला दान परियोजना। यह जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में है। क्या इस प्रोजेक्ट में? तो इस प्रोजेक्ट में देखिए यहाँ से जो जल मार्ग से जो है भारत द्वारा जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि समुद्र के रास्ते जो है म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ा जाएगा। ठीक, म्यांमार के सितवे को जो है कलकत्ता से जोड़ा जाएगा। होगा क्या इससे फ़ायदा? तो इससे जो है हमें एक दूसरा मार्ग भी मिल जाएगा अपने पूर्वोत्तर के राज्यों को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ आप देखिए यहाँ बहुत छोटा सा एरिया बनता है, जो कि चाइना से चूँकि हमारा बराबर डिस्प्यूट रहता है। यहाँ देखिए चाइना से हमारा बराबर डिस्प्यूट रहता है और चाइना है यहाँ तक। अब यहाँ पे वो खतरा बराबर बना रहता है, तो हमें एक और वैकल्पिक रास्ता चाहिए था, जिसे हमने इस तरीके से खोजा है। इसे नाम दिया गया है कलादान प्रोजेक्ट या फिर कलादान परियोजना। इसी कलादान परियोजना का एक एक्सटेंडेड रूप है ये एशियाई ट्राई पार्टी रोड। ये इंडिया से होकर के इंडिया में, इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें इंडिया के यहाँ से NH-102 को जो है जोड़ा जाएगा थाईलैंड के नेशनल हाईवे से, ठीक, वाया म्यांमार होते हुए। यह जो देखिए यह जो बिम्स्टेक है इसमें सार्क के मेंबर भी हैं, जैसा कि अभी हमने पहले देखा है, और आसियान के भी मेंबर हैं। इसके बारे में हमने बात की है। आसियान के बारे में कंप्लीट बात नहीं की है। ये बताया है कि आसियान के 2 राष्ट्र कौन कौन से, म्यांमार और थाईलैंड, इसमें शामिल है। तो यह इन दोनों के बीच जो है ना एक ब्रिज का काम भी करता है कि हाँ भैया जब बैठक होगी, मीटिंग होगी, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात की जा सकती है कि कैसे सहयोग हो, यानी कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य जो है एक ब्रिज का भी काम करता है। ठीक है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है? तो भारत के सबसे पहले तो 2 पॉलिसी है। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। इसके अलावा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये जो एक्ट ईस्ट पूर्व पॉलिसी है हमारी, इसको लेकर के, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है बिम्स्टेक। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के लिए ये जो कलादान प्रोजेक्ट हमने बताया अभी, ठीक, और साथ ही साथ जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर के, तो उसे बाइकआउट भी कर सकता है इंडिया,
कि भैया हम पाकिस्तान को बाइकाट करके, यहाँ देखिए पाकिस्तान को हमने बाइकाट कर दिया, हालांकि इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन हमने पाकिस्तान को बाइकाट कर दिया। अब हम इधर बात करते हैं, जब हमारी पश्चिमी सीमा पे बवाल चल रहा है तो हम बात करने चलते हैं पूर्वी सीमा की तरफ से ग्रोथ करते हैं। ठीक, ऐसा आम तौर पे भी होता है जब आपके एक दिशा में कोई चीज़ गड़बड़ी चल रही हो एक साइड में, तो आप जो है दूसरी साइड डेवलपमेंट करने की योजना बनाते हैं कि चलो भैया उधर से नहीं तो इधर से ही सही, कम से कम काम तो चलता रहे अच्छे से हमारा, ऐसा ना हो कि हम इसी के सहारे बैठे रह जाएं। ठीक है, बात करते हैं इनके बीच और कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं। तो वैसे ही जैसे सिंपल सार्क के बीच सहयोग है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म। ठीक, सिद्धांत क्या क्या है, तो वही समान संप्रभुता, सबकी संप्रभुता की एक समान होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ। ठीक, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसके बारे में देख लीजिए कैसा है। तो सबसे पहले तो एक शिखर सम्मेलन होगी, या जो है सर्वोच्च वो होगा। ठीक, शिखर कमेटी जो होगी यह सर्वोच्च सम्मेलन होगा। इसके बाद मंत्री स्तरीय बैठक होगी। फिर इसके बाद जो है ये सार्क कंट्रीज़ के जो है जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होंगे उनके बीच बैठक होगी। उसके बाद एक इसका वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। साथ ही साथ जो है ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी सक्रिय भागीदारी की बात की जाती है। बिम्स्टेक में, किसमें, बिम्स्टेक में प्राइवेट सेक्टर की भी सक्रिय भागीदारी की बात की जाती है। किसके लिए, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। बात करते हैं सार्क के लेकर के, मतलब बिम्स्टेक के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बिम्स्टेक में। तो सबसे पहले तो डिस्प्यूट है इसमें बिम्स्टेक में, यहाँ देखिए इस मैप में बिम्स्टेक में जो है थाईलैंड और म्यांमार के बीच सीमा को लेकर के कुछ विवाद है। उसके अलावा म्यांमार से जो रोहिंग्या संकट हो गया है बांग्लादेश में, वहाँ शरणार्थी संकट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से म्यांमार और बांग्लादेश के बीच भी कुछ न कुछ डिस्प्यूट उभर के आ रहे हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, और इसके अलावा एक और संगठन बन गया है इस क्षेत्र में, कौन सा, पहले इसे हटाते हैं फिर बताते हैं। एक और संगठन बन गया है BCIM, हमारा सर्वाधिक प्रिय पड़ोसी, जिससे हमारा सुख बर्दाश्त नहीं होता है, वास्तविक पड़ोसी चाइना। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें शामिल है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार। अब जबकि इसमें चाइना है, चाइना भारत की राजनीतिक हितों को या फिर भारत के हितों को हमेशा जो है नज़रअंदाज करना चाहता है और हमेशा उनको हानि पहुंचाना चाहता है। कौन, चाइना। और वह हमारे पड़ोसियों के माध्यम से ऐसा एक्टिवली करना चाहता है। तो एक ग्रुप बन गया भाई, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार के बीच। अब इसमें चाइना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक, चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जबकि हमारे जो उप क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन थे सार्क और बिम्स्टेक, जहाँ पे लगभग हमारी चलती थी, वो जो है ठंडे बस्ते में चले जा रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि कभी बीच बीच में इनको जो है बूस्ट करने की कोशिश भारत द्वारा की जाती है, लेकिन फिर किसी न किसी विवाद के चलते यह ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो बस दोस्तों, फ़िलहाल बात हो गई है सार्क और बिम्स्टेक के बारे में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और साथ ही अपना प्यार बनाए रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।